चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 हम क्या कर रहे थे? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। हम लोग देख रहे थे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। दूसरे प्रकार का अधिकार था ये। इसके तहत हमें कितने अनुच्छेद पढ़ने थे? 4। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। 4 अनुच्छेद हमें इसके अंतर्गत पढ़ने थे। फिर हम लोगों ने अनुच्छेद 19 का शीर्षक क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही था। अब ये जो वाक अनुच्छेद 19 है, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार, इसका शीर्षक क्या है? इसको स्वतंत्र, अरे यार, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो पहला शीर्षक है उसके नाम से भी जाना जाता है इसको। यह है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संरक्षण ये था। अनुच्छेद 21 था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 क्या था? गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। एवं निरोध से संरक्षण। से संरक्षण। ये 4 हमें, पहला समानता का अधिकार हम लोगों ने देख चुके हैं, हम 12 समझ चुके हैं, 13 समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में पहला देख लिया है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या था? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 क्या था? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 क्या था? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 क्या था? अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या था? उपाधियों का अंत। ना, ये पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। स्वतंत्रता के अधिकार में हमें 4 अनुच्छेद पढ़ने, 19, 20, 21, 22। 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए? 6। और इसे हम पढ़ेंगे 19 का 1, क, ख, ग, घ, अंगा और छ में पढ़ेंगे। च गायब है बीच में ना। 6 प्रकार के मैंने बताया था, एक क्रम से याद रहेगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं वाक एवं अभिव्यक्ति का क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ बोल रहा हूं मैं? सम्मेलन या सभा में बोल रहा हूं, तो सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्यों बोल रहा हूं सम्मेलन में? चलो संघ बनाते हैं। तो ग क्या है? संघ या सहकारिता, याद रखना है। संघ और सहकारिता। सहकारिता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर क्यों संघ बना के हम कहाँ जाएंगे? संचरण करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो संचरण की स्वतंत्रता। संचरण करके जब थक जाएंगे तो वापस कहाँ आएंगे? निवास में आएंगे, तो निवास, देश भर में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। और फिर अगले दिन से अपने रोजी रोटी में बिजी हो जाएंगे। तो 6 क्या है? व्यवसाय की स्वतंत्रता।
हम देख चुके हैं इसको। ठीक, फिर मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं भी हम लोगों ने देखी थी। एक विशेषता, मौलिक अधिकार न्यायोचित है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आपको न्यायालय जाने का अधिकार है। न्यायोचित मतलब न्यायालय जाने का अधिकार है, सही है। जब आप न्यायालय पहुंच गए तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय मौलिक अधिकारों को आपको वापस लौटाएगा, वापस लागू करवाएगा, प्रवर्तित करवाएगा। ये भी सही है, मौलिक अधिकार की विशेषता है। फिर मौलिक अधिकार की एक और विशेषता है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। क्यों असीमित नहीं है? अगर आपसे पूछे कि क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, क्यों? क्योंकि यही संविधान मौलिक अधिकारों को जो देता है वही आपके मौलिक अधिकारों पर तार्किक निर्बंधन भी लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है ना। फिर एक हम लोगों ने पढ़ा था, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार कैसे है? स्थायी नहीं है। कैसे समझाओगे मौलिक अधिकार क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि यही संसद संविधान में संशोधन करके आपके मौलिक अधिकारों को घटा बढ़ा सकती है। जो मौलिक अधिकार आज है आपका, हो सकता है संसद ने उसमें संविधान संशोधन कर हटा दिया तो वो आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, है ना। और एक और चीज़ आप समझो, आपकी भविष्य में कभी संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर कोई नया मौलिक अधिकार भी दे सकती है आपको। ऐसे समझना है आपको, कथन कारण के प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने निर्बंधन की बात की, तो निर्बंधन देख लो भैया, 19(1) क का निर्बंधन कहाँ है? 19(2) में। ख का निर्बंधन कहाँ है? 19 बढ़ते क्रम में। याद करने का तरीका बैठाओ, दूसरे का 3 में है, दूसरे का तीसरे का 4 में है, चौथे 5वें का एक साथ है, 19(5) में है, और आखिरी वाले का किस में है? 19(6) में है। देखे थे। फिर सबसे पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निर्बंधन क्या क्या? प्रश्न ये बन सकता है, 20% चांस है, लेकिन बिल्कुल बन सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निर्बंधन, सबसे पहला, देश की सुरक्षा, संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर, है ना। आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो। यदि आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को तार तार कर रही है या उससे विरुद्ध है, तो आपके इस बोलने की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, पहला। दूसरा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तीसरा, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, तीसरा। चौथा है, कुछ याद आ रहा है? सदाचार एवं शिष्टाचार, है ना, सदाचार एवं शिष्टाचार। पांचवा, मानहानि। छठा, अपराध उद्दीपन। अरे तुमको याद रखना है, मेरे बुढ़ोती में याद नहीं रखना है, अरे परीक्षा तुमको देना है ना, ठीक। दूसरे वाले का निर्बंधन, सम्मेलन या सभा, पहला इससे उठा के कॉपी कर दो, देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर। और दूसरा क्या है? लोक व्यवस्था और यातायात। लोक व्यवस्था और यातायात, यही दूसरा कॉपी कर दो। यहाँ संघ और सहकारिता, यहाँ पर पहला सेम, भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, और दूसरे में यातायात हटा दो, लोक व्यवस्था। फिर ये संचरण और निवास, एक ही निर्बंधन है, और वो क्या है? साधारण जनता के हित में, और दूसरा जनजाति हित में। और आखिरी वाला व्यवसाय, बहुत सारा है, 3-4 है। सरकार क्या कर सकती भैया? एकाधिकार में आपका ये अधिकार प्रभुत्व, अगर व्यापारिक एकाधिकार होगा तो, या सरकार किसी व्यवसाय के लिए तकनीकी क्वालिफिकेशन निर्धारित कर सकती है, या लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू कर सकती है। बात क्लियर है? इस तरीके से याद रहना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षा का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप हर एंगल से तैयार रहेंगे, नहीं तो वो जुआ खेलोगे आप। जुआ मतलब फंस गए तो फंस गए, जैसे बात करते थे कॉलेज के एग्जाम में अक्सर लोग करते हैं ना, अजयमाला में क्वेश्चन फंस गए और नहीं फंसिस्ता साफ, है ना, ठीक है।
अब आइए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण याद तो रखना ही आपको, लेकिन इसके अंदर आपसे पूछेगा तीन आयाम है इसके। पहला, भूतलक्षी दांडिक, यही था भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, एक विधियों से संरक्षण। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से सुरक्षा। दूसरा क्या है? दोहरे दंड से सुरक्षा। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्व अभिशंसन से सुरक्षा, स्व अभिशंसन से सुरक्षा। समझो, चलो पहले इसको समझो, ये याद होना चाहिए क्या है। पहले भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका अर्थ यह है कि जैसे क्या था, समारू जो है, समारू की गर्लफ्रेंड टेटकी, वो मेचका से अफेयर कर ली। पहले बॉयफ्रेंड कौन था? समारू। उसके रहते रहते अचानक हो गया मेचका भी बॉयफ्रेंड हो गया, डबल क्रॉस। समारू को ये जानकारी पता चली। समारू बोला टेटकी है, बोला धोखा दे, का टेटवा दबा खत्म करो, बोला धोखा दे। पता किया कि अगर अभी इस अवस्था में मैं टेटकी का टेटवा दबा दूं, अधिकतम मुझे सज़ा कितनी हो सकती है। तो उस हिसाब से उसने देखा कि अधिकतम मुझे सज़ा उम्र कैद की हो सकती है। ठीक है, कोनो बात नहीं, 20 साल काट लूँ फिर बाहर आ जाऊँ, लेकिन धोखा दे रोग ही है ना, टेटवा दबाना है, ऐसा करना नहीं, लेकिन ना टेटवा दबा दिस, जेल पहुँच गई, गिरफ्तारी दे दिया, जेल पहुँच गया। अगले दिन जेल में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सरकार ने दांडिक विधि में संशोधन कर दिया है, अब किसी की हत्या करने पर फांसी की सज़ा। समारू जेल में ही पढ़ा वो खबर, ठंडा हो गया एकदम। प्लानिंग कुछ और किया था, उसको लगा हो कुछ और गया, ठंडा हो गया एकदम, गस्त खा के गिर गया। संयोगवश उस समय जेल में मैं भी था। और समारू का हो इसे, देख ला यार, मैं ऐसे ऐसे करे रहे हो और ऐसे ऐसे हो गए, अब तो मोला फांसी हुई। मैं बोला अरे मूर्खा नन, अनुच्छेद 20 के तहत एक मौलिक अधिकार, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और वहाँ एक एंगल है, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण मौलिक अधिकार है हमारा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जिस समय कोई अपराध गठित हुआ है, उस समय अपराध गठित जब हुआ तो उस समय जो विधि थी घटना के समय, उस समय के हिसाब से क्या व्यवस्था थी? उम्र कैद ना। तूने हत्या किया, जिस समय हत्या किया उस समय वर्तमान प्रावधान क्या था कि अधिकतम सजा क्या होगी? उम्र कैद। तेरे घटना के बाद सरकार, संसद ने उस संशोधन कर दिया उसमें, और अब क्या है? फांसी की सजा। तू जब हत्या किया था उस समय उम्र कैदी था, तो तुझे उसी हिसाब से दंड मिलेगा, ना कि नए कानून के हिसाब से। समझ गए? जान में जान आया उसके, पूरी योजना फेल हो रही थी उसकी, बच गया। दांडिक विधियों से संरक्षण, भूतलक्षी मतलब जो दांडिक विधियां होती हैं उनको भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। आज अगर संसद ने संशोधन कर दिया और आज जो प्रावधान किया गया है, और आज उसके बाद जो घटना, जो अपराध करेगा उस पर लागू होगा, लेकिन आज ये लागू हुआ है और घटना यहाँ हुई है, तो ये वाली, ये लॉ, ये कानून बैकडेट से लागू नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? दांडिक विधियाँ बैकडेट से लागू
नहीं होती, प्रभावी नहीं होती, समझे। लेकिन कर कानून बैकडेट से प्रभावी किए जा सकते हैं। जैसे सरकार को पता चला कि पिछले 1 सालों में लोगों ने कर कानून का फायदा उठाते हुए सरकार को चपत लगाया, 10,000 करोड़ का घपला कर दिया। कानून के लूप होल्स होते हैं ना, उसकी बारीकियों को समझ के, उसकी कमजोरियों को पकड़ के 10,000 करोड़ का वो घपला कर चुके हैं, लेकिन कानून के हिसाब से वो अपराध में नहीं आ रहे। अब सरकार उनको घेरे में लेना चाहती, तो उन्होंने क्या किया कि जिस कानून के बारीकियों का, लूप होल्स, कमजोरियों का फायदा उठाकर 10,000 करोड़ का घपला किया है, सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया। अब वो जो जिस लूप होल्स की का फ़ायदा उठाकर घपला किया गया, अब नए कानून के जो संशोधन किया उसके हिसाब से वो अपराधी हो सकते हैं, और लागू कर दिया 1 साल पहले से। कानून में संशोधन आज किया, लेकिन लागू कर दिया 1 साल पूर्व से, वो सारे लोग घेरे में आ जाएंगे उसके। कर कानून, दांडिक विधियाँ भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती, लेकिन कर कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जा सकते। ये समझ गए आप। दूसरा, दोहरे दंड से सुरक्षा, नो डबल जीओपार्डी, मतलब एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है आपको, एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये मत समझो कि समारू चोरा एक जगह चोरी करिस, 2 साल के सजा होगी ना, फिर दूसरी बार चोरी करिस, बोला सजा नहीं हो सके। ये नहीं है, एक बार चोरी किया था, 2 साल दंड मिल गया, दोबारा उसी चोरी के लिए और दंड नहीं मिल सकता, लेकिन दूसरी बार अपराध करेगा तो फिर दंड मिलेगा। क्लियर है। मेरा कैरेक्टर है, कभी समारू साहू होता है, कभी समारू मरकाम होता है ना, तो कोई अपने सरनेम से जोड़ना मत। कभी कभी मैं लोगों को वो करने के लिए निषाद भी बनाता हूँ कि लोग ये ना बोले कि जातिवादी है, अपना निषाद है तो कभी समारू को सामने निषाद नहीं लगाता। ठीक। स्व अभिशंसन से सुरक्षा, मतलब अपने ही विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा प्राप्त है आपको, अपने ही विरुद्ध। ठीक। कोई आपका पुलिस थाने में आपको पुलिस थाना आपको गिरफ्तार करता है और ये बोलता है बोल अपराध तूने किया है, तो सुरक्षा है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो आपका थाने में दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होता। कोई आपसे जबरन स्टेटमेंट कबूल करवाए तो मान्य नहीं होता है कि बोल तूने अपराध किया। अपने ही विरुद्ध आप गवाही देने से आपको सुरक्षा प्राप्त है, अपने ही विरुद्ध। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुलिस किसी घेरे में ले लेती है, बोल दो हाउ दादा मैं करे हो, है ना, करे हो, और थाने में जाओ देख पलटा था, नहीं करे हो ना, बोल दो। फिर वहाँ बोलेगा तो आपने पुलिस स्टेटमेंट में ये बयान दिया है, बोला हेमन मारत रही सटासट तो कैसे करो, डर के मारे बोल दो। ठीक। ये हो गया, ये याद रखना है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तीन इसके आयाम देखेंगे। भूत लक्षित दांडी विधियों से संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड से सुरक्षा, तीसरा स्वाभिशंसन यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा। क्लियर है। अब आइए अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सामान्य भाषा में इसको क्या है, सामान्य भाषा में कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। आइए ये समझ जाओगे आप, जीवन जीने का अधिकार। ठीक। प्राण की स्वतंत्रता है, मतलब आप जीवन जी सकते हैं। अब यहां पर आइए, अच्छा इसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था ना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मौलिक अधिकार माने थे आपके, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, तीसरा सूचना का अधिकार, चौथा शांति का अधिकार। ये 4 तो आपको याद होने ही थे, 2 और थे क्या, प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार लेकिन हड़ताल का नहीं, और आखिरी वाला फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। याद रहेगा। इसके तहत आ जाइए, इधर आ जाइए 21। इसके तहत आप 2 केस पढ़ोगे। एक यहां पर आप प्लस करके ना निजता का अधिकार याद रख सकते हो,
यहां निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन इसको पीला कलर में लिखने का कारण क्या है? क्या संविधान में लिखा है? नहीं, संविधान ने तो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है ना। लेकिन अब जो भी मैं अलग कलर में लिखूंगा ये किसके अनुसार है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को आपके मौलिक अधिकार माना है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। प्रश्न बनेगा भैया, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आपका मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2 केस आपसे पूछे जा सकते हैं अनुच्छेद 21 के संबंध। 2 केस। अब वो 2 केस क्या है? यही नीचे ले लेता हूं 2 केस। एक मेनका गांधी केस। मेनका गांधी वाद केस को क्या बोलते हैं? मेनका गांधी वाद बोलते हैं। मेनका गांधी वाद आपके नोट्स में दिख रहा होगा, कहीं होगा। मेनका गांधी वाद है, मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार ना। एक ये केस की सुनवाई, और एक और कौन सा केस? पुट्टी स्वामी। क्या दिया है? पुट्टू स्वामी है ना। पुट्टा स्वामी, पुष्टा पुट्टा स्वामी है यार, शायद पुष्टा कहाँ है? पुष्पा नहीं है वो। राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट केस। पुट्टा स्वामी, मत तभी तो बोलूं कि मैंने पुट्टा स्वामी याद है ना, पुष्टा कहाँ से लिखा है? सुधारो इसको। पुट्टा, पुट्टा स्वामी, पुट्टा स्वामी, पुट्टा। ये 2 केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत कुछ मौलिक अधिकार माने हैं। कुछ मौलिक अधिकार माने हैं। चलिए आइए, इंपॉर्टेंट। पट्टा स्वामी में आपको ये पूछ सकता है निजता का अधिकार। कौन सा अधिकार माना है? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। मतलब आपको निजता का अधिकार है। अब आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, कहीं पार्क में लड़की लड़का बैठे हैं, पुलिस वाले लाठी ठोकते हुए पहुंच जाते हैं ना। दे रहे अपने बाप का नंबर दे, रह लड़की अपने मम्मी का नंबर दे, और तुरंत वही वो लोग थोड़ा सर माफ़ कर दो, सर जहाँ ये बोले मतलब वो चढ़ा ऊपर। फिर लड़के को देखेगा, बोले प्रेम से मुर्गा फंसा, मांगा पैसा, मांगा फोटो वोटो। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, हो गया है, सबूत दे देंगे, दोनों के माँ बाप को फ़ोन करके बता देंगे तुम लोग रंगरेलियाँ मना रहे हो, ठीक। और लड़के को पकड़ेंगे, मुर्गा कौन है, पैसा का व्यवस्था कौन करेगा? लड़का। अब लड़का डर के मारे 10,000 15,000 जैसा देखे, वो आसामी देखते हैं वो लोग। देखा एडिडास का जूता पहना, वो 20,000 का आसामी ना। अगर हाथ में एप्पल आईफोन देख रहे हो, 50,000 का आसामी, वहीं से कैलकुलेशन चालू हो जाता है। अब वो लड़के से पैसा मंगाएंगे और वो माफ़ी मांगे चल देंगे। लेकिन अगर वो पीएससी की तैयारी किया होता, पुट्टा स्वामी केस अनुच्छेद 21 के बारे में जानकारी होती, तो पुलिस वाला आता, लाठी ठोकता, कह रहे कैसे बैठे हो? क्यों? तेरे बाप का पार्क है, तेरे से पूछ के बैठे, या ये तेरी लड़की है? तेरी लड़की भी होती तो तू सवाल नहीं कर सकता था। पुट्टा स्वामी केस वर्सेस केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता, निजता का अधिकार है, हम प्राइवेसी से यहाँ बैठे हैं, है ना, और तू दखल नहीं दे सकता। अब ये छोड़ो, ये तो पार्क की बात है। ओयो जो आजकल चर्चा में, किसी ओयो में 2 है, दोनों कपल हैं, पुलिस वालों को पता चला, कहीं से जानकारी, छापा मार दिया, नाक पुलिस वाले आए। कैसे आना हुआ? हमें पता चला यहाँ तुम लोग अवैध रूप से रुके हो। क्यों?
होटल जाओ, नीचे जाओ, हमारा आधार कार्ड जमा है। पुट्टा स्वामी केस नहीं सुना? राइट टू प्राइवेसी। अबे हम कुछ भी करें, कौन से अधिकार से आया तू? हम बालिग हैं। राइट टू प्राइवेसी निजता का मौलिक अधिकार है। पुट्टा स्वामी केस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ना? सुप्रीम कोर्ट में रगड़ देंगे, वर्दी उतर जाएगी। बस इस तरीके से बस। तो आप इतने देखो, इस कॉन्फिडेंस के साथ कब बोल पाओगे? जब अधिकार मालूम होगा ना। अधिकार नहीं मालूम होगा, डरोगे। लेकिन साला मैं तुमको केवल शैक्षणिक आधार पे बता रहा हूँ ये ना। ऐसा नहीं है कि इस जानकारी का फायदा उठाने की कोशिश करो ना। समझ गए? और एक और बहुत फेमस केस, मेनका गांधी। मेनका गांधी जानते हो कौन है? मेनका गांधी कौन? राजीव गांधी की बहन। अब है राजीव गांधी की भाभी रीस, भाभी है। राजीव गांधी की भाभी है। राजीव गांधी, संजय गांधी दो भाई थे। बड़े वाले की पत्नी मेनका गांधी, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के कौन है? जेठानी है। सोनिया गांधी की जेठानी है मेनका गांधी, है ना। एनिमल एक्टिविस्ट है, एनिमल एक्टिविस्ट, जानवरों के लिए कार्य करती है। इसने, इनके केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत बताए। विदेश यात्रा का अधिकार। कौन सा यात्रा? विदेश यात्रा का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार इसी केस में बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने किसके तहत मौलिक अधिकार माना? अनुच्छेद 21 के तहत। एक और चीज, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। कौन सा जीवन? गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मतलब आपको केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है ना, आपको गरिमामय ससम्मान जीवन जीने का अधिकार ना। जीवन तो कीड़े मकोड़े भी जी रहे ना। मच्छर का भी जीवन होता है, पैदा होता है, ये बात अलग है, शाम तक निपट जाता है, उसकी लाइफ स्पैन ही वही है ना। लेकिन मच्छर का जीवन कैसा है? कहीं भी ऐसे जाता है सामने, चपा खत्म। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं, आप मच्छर नहीं हो, आप कीड़े नहीं हो, जानवर नहीं हो कि कोई भी रोड में जा रहा है लाठी मार दिए चल भाग। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है। आपको केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में माना है आपका मौलिक अधिकार। याद रहे, अभी भी जो आप देख रहे हो क्या संविधान में लिखा हुआ है? नहीं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? ये संविधान में ये लिखा हुआ है, और ये आप जो पढ़ रहे हो ये भी इसके तहत मौलिक अधिकार है, लेकिन किसके अनुसार? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। अलग से और अंदर घुस के पूछ सकता है किस वाद में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना सर्वोच्च न्यायालय ने? पुट्टा स्वामी, पुट्टा स्वामी याद रखना नाम। और किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश जाने, विदेश यात्रा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार माना अनुच्छेद 21 के तहत? मेनका गांधी केस। ठीक। दूसरा और क्या? गरिमामय जीवन जीने का अधिकार यहां मांग रहा है, यहां। क्लियर? अच्छा, गरिमामय जीवन, आपको जीवन जीने का अधिकार है ना। कैसे जी पाओगे? कैसे जी पाओगे? भोजन मिलेगा तब तो जी पाओगे, है ना। भोजन का अधिकार देखो अब क्या क्या इससे रिलेट हो जाएगा। जी कैसे पाओगे? भोजन। इसी के केस में देख रहे हैं एक और, अब देखो रिलेट करते जाओ। भोजन का अधिकार है कहीं? आपके वहां जो लिखा है अपने मन से मत उड़ना, वहां लिखा है स्वच्छ पर्यावरण लिखा है। कैसे जी पाओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा भरा होगा, जी पाओगे? नहीं। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। और हो गया? हाँ, अगर आपको देर से, अब कोई न्याय मिलता है देर से और सार्वजनिक फांसी, और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है आपको।
विरुद्ध अधिकार है, यह भी इसी के तहत माना गया। मतलब अगर आपको जैसे हुआ क्या, देखो समझो इसको, ये नहीं समझ में आ रहा होगा हल्का सा। किसी को फांसी की सजा सुना दी, अब तय हो गया तेरे को फांसी मिलेगा, फांसी की सजा सुना, लेकिन उसका फांसी का डेट ही डिसाइड नहीं हो रहा, लटकाया जा रहा है। क्योंकि जिसको फांसी की सजा हो चुकी है वो तो हर रोज हर घंटे मर रहा है, सोच सोच के मर रहा है, नींद ही नहीं आ रहा है उसको, अरे मोटेटवा दबा दब जी, ऐसे मुरजीब महाराज जी, सोच सोच के। तो एक देर से न्याय, इसीलिए देर से। और दूसरा आपका एक और अधिकार है, पब्लिक हैंगिंग भारत में प्रतिबंधित है। आपका जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो कुछ जेल के अधिकारी और कुछ होते हैं, वकील होता है, कुछ ही होते हैं, उन्हीं के सामने। आपका ऐसा नहीं कि भरी चौराहे में, अरब की तरह भरी चौराहे में फांसी दे दे सरकार, ऐसा नहीं होता। क्लियर है बात? इतना याद होना ही चाहिए, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। ठीक, अब एक और चीज आई है, यह अनुच्छेद 21 के तहत। इसी अनुच्छेद 21 में बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया। इसी कौन सा संविधान संशोधन? 86वां। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा ईयर? 2003 है क्या? 2002। और ये संविधान संशोधन कर कर भाग 3 में एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का या फिर ए, ये जोड़ा गया 21 का, अंग्रेजी में कैपिटल है। और ये क्या है? ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निशुल्क शिक्षा, ये जोड़ा गया। ये उनका मौलिक अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का सीधा सीधा पूछेगा, 21 का क्या है? 6 से 14, याद रखना। कितने उम्र के आयु तक के बच्चे? 6 से 14। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य, एक तो अनिवार्य है और दूसरा निशुल्क है, निशुल्क शिक्षा। राज्य को ये मौलिक अधिकार उनको देना होगा। लेकिन समस्या देखो आप, 6 साल का बच्चा है, ये पारा वो पारा घूमत है, नंगरा, कोनो है नहीं देखे वाले पूछे वाले, भटकते भटकते कहाँ पहुँच गया? स्टेशन पहुँच गया। वहाँ उसको मित्र मंडली मिली, वो भी अनाथ है, और वो मित्र मंडली वो भी ऐसे ही घूमते हैं फटा चिथड़ा पहन के, लेकिन एक सुलोशन ऐसे मुंह में लगा के सुनते रहते हैं। ऐसे बच्चे आपको स्टेशन में बहुत मिलेंगे। मिल गया, ठीक। कोई बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुजरा, उसको चिंता हुई, ऐसे बच्चों को देखकर स्टेशन में पड़े हुए हैं, वो भी सुलोशन जैसा खतरनाक नशा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा था। उसने बोला कि भैया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार है कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए ना। अच्छा, अब मान लो सरकार ने जब ये संविधान संशोधन किया, इसको मौलिक अधिकार बनाया, ठीक, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे कौन से अभी तो पिछवाड़ा धोना ठीक से सीखे नहीं, और उनको शिक्षा नहीं मिल रही, तो ऐसे जाके कहाँ बोलेंगे मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दो? बोल पाएगा बच्चा? तो देखो, ये संविधान संशोधन असल में थोड़ा व्यापक है। छियासीवां संविधान संशोधन थोड़ा सा व्यापक है, समझो इसको। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं भाग 4 में, जो आप अभी पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे आगे। भाग 4 में एक अनुच्छेद है 44। भाग 4 में कौन सा अनुच्छेद है? 44, 45 है। 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में पहुंचते हैं। 45 में पहुंचते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 6 वर्ष तक आयु के बच्चों को
उचित देखभाल, क्या लिखा है? उचित देखभाल तथा प्रारंभिक शिक्षा, ये लिखा हुआ है। ये हुआ ये कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसका है? संसद का। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसका? संसद का ना। कोई भी सरकार उस समय है या कोई भी सांसद ये संविधान संशोधन विधेयक ला सकता है, पारित कर सकता है और हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, तो चेंज परिवर्तन कर दिया जाएगा। सरकार ने सोचा 2002 में कि क्यों ना भाई 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को उचित देखभाल तथा प्रारंभिक शिक्षा, ये भाग 4 में है। और मैं आपको पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में समझा चुका हूँ भाग 3 और 4 में अंतर। भाग 3 गुपचुप का उदाहरण याद आ रहा है? भाग 3 संविधान राज्य को कह रहा है तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा। अब भाग 4 में जो भी दिया हुआ है, यहाँ संविधान राज्य को कह रहा है तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए, तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा। मतलब संविधान राज्य पर बाध्यकारी कर रहा है, तुम्हें ये जितने भी भाग 3 में मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने पड़ेंगे नागरिकों को, और तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए, मतलब सुझाव है। भाग 4 में जो भी लिखा हुआ है, संविधान राज्य से कह रहा है कि यदि तुम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो अपने कानून बनाते समय, अपनी योजना बनाते समय भाग 4 में जो भी दिशा निर्देशक दिए हुए हैं उन्हें आप चाहे, आपके ऊपर है, आप चाहे तो उन्हें स्थान दे सकते हो, या आपको अगर नहीं चाहिए तो नहीं दो। यही था, क्योंकि सुझाव बाध्यकारी नहीं होता। भाग 4 में जो भी दिया कैसा है? वो सुझाव है। राज्य यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में भाग 4 के प्रावधानों को शामिल करे या ना करे, संविधान ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार है ना, वो क्या संविधान ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। मौलिक अधिकार जो भी है आपको देना ही पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, देना ही पड़ेगा। तो भाग 3 के प्रावधान राज्य पर बाध्यकारी हैं, भाग 4 के सुझाव के रूप में है। राज्य को स्वतंत्रता दी है संविधान ने, वो शामिल करें इन्हें या ना करें। बात क्लियर ना? तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना भैया मौलिक अधिकार बना दिया जाए, बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, इस विषय वस्तु को पकड़ा। किसको पकड़ा? 45 को पकड़ा। 45 में 45 है, हाँ नहीं, हाँ, इसको पकड़ा, इस विषय वस्तु को। ये यहाँ ऐसी क्या ऐसी है, लेकिन उन्होंने बेस किसको बनाया? इसी को बनाया। इन्होंने इसमें थोड़ा फेरबदल किया। इसको क्या किया? 6 वर्ष तक क्या आयु लिखा है, इसको बना दिया क्या? 6 से 14 बना दिया, और बोल दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। और इसको संविधान मौलिक अधिकार बनाकर कहाँ डाल दिया? 21 का में, 21 का में। अब आपका ये मौलिक अधिकार हो गया। 45 में है ही ये, लेकिन अब आपका क्या हो गया? ये मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। लेकिन सवाल अब भी ये हुआ कि साला बच्चा जिसको अभी अपना पिछवाड़ा धोना नहीं आता, वो अपना मौलिक अधिकार मांगेगा कैसे? इतनी बुद्धि होगी क्या उसको? तो क्या किया, इसी संविधान संशोधन में, इसी में उन्होंने फिर इस विषय वस्तु को पकड़ा और इसको क्या किया, थोड़ा सा फेरबदल किया और इसको अनुच्छेद 51 का में कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया। किस रूप में जोड़ दिया? कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया। कर्तव्य थोड़ा इस प्रकार से बन गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे इन्हें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं,
मतलब बच्चा तो नहीं जा सकता, तो अब जो भी अभिभावक मान लो उसके भले माता पिता हो, या माता पिता नहीं अनाथ है तो जो किसी की देख रेख में, या आप भी अभिभावक बन सकते हैं। गए, आपने देखा कि ये बच्चा अनाथ है, ये लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तब उनको पकड़ के उनको लेके जाओ आप सरकारी स्कूल में, उनको वहाँ हाजिर करो, बोलो भैया ये बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसको दो। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैं इसे आप तक लेकर आया हूँ, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बच्चे का मौलिक अधिकार उसे दे। 6 से 14 वर्ष तक के बीच को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दें। बात क्लियर है? ये कर्तव्य बनाना भी जोड़ना जरूरी हो गया, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे अपने मौलिक अधिकार मांगेंगे कैसे? समझ गए? एक ही संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 क्या किया गया? अनुच्छेद, संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, है ना, और अनुच्छेद 51 का जोड़ा नहीं गया, ये पहले से था, इसमें एक कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया 51 का में। आप आगे चल के पढ़ोगे, भाग 4 के बाद आप भाग 4 का भी पढ़ोगे, जो क्या है? मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, वो आप देखोगे, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद एक ही है, मूल कर्तव्य का अनुच्छेद एक ही है। तो आपको क्या याद रखना है भैया? 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या हुआ? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार, नया अनुच्छेद डाला गया 21 का। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं, ये कर्तव्य के रूप में कहाँ डाला गया? अनुच्छेद 51 का। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी परीक्षा में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा। क्लियर? चलते हैं। तो 21 हो गया, 21 जान गया, अनुच्छेद 21 के बारे में सब कुछ जान गए। आ जाइए 22। केस दिया होगा ना, 2-3 केस दिया गया है। यूथेनेशिया दिया है, रथिनाम केस, यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु आपका मौलिक अधिकार है। वो ऐसे पढ़ के गुजर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ो नोट्स वो बड़े। आप बड़े पीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर भी जो हिस्से मैं यहाँ आपके नोट्स में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मतलब उनके चांसेस 10%, अचानक भयानक बड़े एग्जामों में आ सकता है। अब एक बार तो उस केस में बोला इथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, इथनेशिया ही है ना? हाँ, निष्क्रिय मृत्यु अंग्रेजी है उसका एक, निष्क्रिय मृत्यु। निष्क्रिय मृत्यु मतलब इच्छा मृत्यु, जैसे कोई ब्रेन डेड हो गया, कोई चला जा चुका है, डॉक्टर ने प्रमाणित कर दिया है कि ये इसका ब्रेन डेड हो चुका है ना, ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कोमा में जा चुका और कभी वापस नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। अब उसके परिवार वाले चाहते हैं कि अब तो उस रथिनाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि निष्क्रिय मृत्यु उसका मौलिक अधिकार, जो कभी वापस जीवित ही नहीं हो सकता। उसके घर वाले बस देख देख के उसको परेशान होंगे, रोएंगे, और हॉस्पिटल में अनावश्यक खर्चा होगा। इतना पैसा सबके पास कहाँ होता है? उसने मौलिक अधिकार माना उस केस में। लेकिन अगला ही एक केस और होगा, उसमें है ना, कौन सा? शान, और शान कौर में बोला कि नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है ना। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बोला कि निष्क्रिय मृत्यु, इच्छा मृत्यु जो है उसका मौलिक अधिकार व्यक्ति का, लेकिन शान कौर केस में बोल दिया नहीं, ये मौलिक अधिकार, भैया ये आत्महत्या हुआ और आत्महत्या अपराध है, तो मौलिक अधिकार कैसे हुआ? लेकिन ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक और होगा नीचे, अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस दिख रहा है, ये पकड़ सकता है। और इसमें क्या लिखा है? हाँ, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को शानबाग कौर, सॉरी अरुणा शानबाग, इस केस को याद रखना, कभी लटके झटके पूछ सकता है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मौलिक अधिकार माना? अरुणा शानबाग केस। क्लियर? आइए अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। चले भैया 22। अब इसके तहत 3 प्रकार के अधिकार हैं, 3।
मतलब कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, तो उसके भी अधिकार हैं भैया। अधिकार सबसे पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है भैया, कारण जानने का अधिकार, ठीक। लेकिन गरीब लोग ये अधिकार नहीं जानते। लेकिन अगर बॉलीवुड पिक्चर वो देखते और दिमाग लगाते कि अधिकार समझ सकते थे। जैसे बड़े बड़े, आप बॉलीवुड पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े विलन होते हैं, है ना, जैसे शक्ति कपूर, और अक्सर आपने अमरीश पुरी को देखा होगा, ये बड़े बड़े क्रिमिनल रहते हैं, लेकिन समाज सेवी का चेहरा लगाकर बड़े बड़े अपराध करते थे। और उसी समय जो हमारे फिल्म का हीरो होता था, वो दरवाज़ा खटखटाते हुए हाथ में ऐसे लेते हुए पहुंचता था, है ना, हम आपको गिरफ्तार करने आए, इंस्पेक्टर सोच समझ के बोलो तुम किसके सामने खड़े हो, है ना। फिर बोलता है मैं आपको गिरफ्तार करके रहूँगा, है ना, मुझे घास फूस मत समझना। वो बोलना है बाकी डायलॉग बाद में छोड़, वारंट लाया क्या, वारंट है क्या, ये वारंट क्या होता है? गिरफ्तारी का कारण जाने। वारंट में लिखा होता है है ना, आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, या वारंट। जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, बिना वारंट के, कोर्ट के वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। समझ गए आप? यही गिरफ्तारी का दूसरा। अच्छा, अब वारंट प्रस्तुत कर दिया हीरो, मैं जानता था, तो डायलॉग मारेगा, ये रहा वारंट। अब तो कोर्ट का वारंट है, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर देखना एटीट्यूड में बोलता था, लेट मी टॉक टू माई एडवोकेट, है ना, तुरंत फिर अपने लैंडलाइन से फ़ोन लगाता था, ये पुलिस वाला आया है ना, मुझे गिरफ्तार कर रहा है। फिर उधर से बहुत जो इन्फ्लुएंशियल वकील होता था, आप चिंता मत करो, 2 मिनट में छुड़ा लूँगा मैं आपको। जानते हो ऐसा क्यों बोला? कि उसको पता है पैसे में पावर होता है। दूसरा क्या था? अपने वकील से सलाह का अधिकार, सलाह या परामर्श का अधिकार, ये अधिकार है आपका। अब गिरफ्तारी भी हो गई आपकी, वकील से बात हो गई है, वकील ने आपको बोला छुड़ाऊंगा। अब एक और, गिरफ्तार करके आपको पुलिस ले आएगी थाने में ना, अब थाने में ले आई तो तब भी एक अधिकार है आपको, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार। न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है आपको। यदि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस को 24 घंटे के भीतर आपको लोकल न्यायालय में, लोकल जो मतलब उस जिले का न्यायालय, वहाँ उपस्थित करना होगा। ये 3 अधिकार याद रखना। कहाँ है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है भैया? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें 3 प्रकार के संरक्षण है आपको। एक, नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, वकील से सलाह करने का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने का, उपस्थित होने का अधिकार। ये 3 अधिकार याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मान लो घटना यहाँ का है, हमारा समारोह यहाँ से किसी को मार के भाग गया बिहार। ऐसे अतलंगी बिहार में बहुत होते हैं ना, या तो वहाँ से आते हैं मारने के लिए, या तो मार के इनको लगता है वहीं पर मेरे साथी मिलेंगे, बचने के लिए भाग जाते हैं बिहार, है ना। बुरा नहीं मानना, लेकिन बता देता हूँ, बिहार आज से नहीं, हमेशा से चर्चित रहा है। बड़े बड़े नेता भी हुए हैं बिहार में, बहुत प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS भी सेलेक्ट हुए हैं बिहार से, लेकिन बिहार बदनाम भी है। एक से बढ़कर एक ठग और क्रिमिनल भी बिहार में पैदा हुए हैं ना। पड़ोसी राज्य यूपी भी कम नहीं है, बता रहा हूँ। ये दोनों क्षेत्र इसीलिए फेमस है ना। आपको ब्रेन भी मिलेंगे, है ना, ब्रेन भी मिलेंगे, और आपको एक से बढ़कर एक गालीबाज भी मिलेंगे। यूपी जानते हो फेमस क्यों है? गाली के लिए।
बिना गाली के बात नहीं करेंगे ये है ना। और बिहार फेमस है ठगी के लिए, और एक खास उस बिहार से थोड़ा सा भी अलग है, झारखंड में एक एरिया है, साइबर ठग सब आपको एक ही गांव में मिलेंगे। कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप है, लेकिन लैपटॉप लेकर धड़ाधड़ काम करेंगे और ठग लेंगे आपको। जितने फ़ोन आते हैं ना, मैं SBI से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, वहीं से आते हैं, उसी गांव से बैठे बैठे करते हैं लोग। सबको पता है, पूरे सिस्टम को पता है, वो पूरा का पूरा गांव ठगों का गांव है ना। और जाओगे ना, बंगले हैं सबके वहाँ गांव में, बंगले है, BMW मिलेगी, सब मिलेगा, सबको पता है वो पैसा कहाँ से लाए, सब साइबर ठग है ना। पैसे का जोर, वो कोई पुलिस वुलिस और नेता, भाई आपके पास पैसा है ना, आप सब सिस्टम खरीद लेते हो। मंत्री तेरे को वोट तभी देंगे और तेरे को साला सप्ताह पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते, है ना। पुलिस आनी नहीं चाहिए, पुलिस जाएगी, मान लो कोई जाएगा हीरो बन के, मैं गिरफ्तार करूंगा इनको, मंत्री फोन हो जाएगा, वहां से निकल, मेरे आदमी हाथ मत लगाना ना। सबको पता है, वो गांव भी पता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है यार, वो अभी तुम नाम लिए थे का, नाम लिए थे का उस एरिया, उस जगह का, झारखंड में है वो, अरे बड़ा फेमस, अरे यार बहुत फेमस नाम, साइबर क्राइम विलेज ऑफ झारखंड, जामताड़ा, 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 जामताड़ा झारखंड में गांव है, पूरा का पूरा साइबर ठगों का गांव है। हाँ हाँ, सबके बंगले मिलेंगे, बंगले सब सुविधाएं हैं उनके पास। ठीक, चलो समझ गए। इस 24 घंटे की कैलकुलेशन में आपकी यात्रा का समय, मान लो यहाँ की पुलिस गई बिहार, समारू को वहाँ गिरफ्तार किया, तो वहाँ से ही छत्तीसगढ़ लाते लाते ही कब 24 घंटा बीत जाएगा, तो वो नहीं, यात्रा का समय कैलकुलेट नहीं किया जाता। जब आपकी गिरफ्तारी होती है वो समय तो लिखा जाता है, लेकिन वहाँ से थाने तक की रिपोर्टिंग का समय अलग होता है, यात्रा आपको लाने ले जाने का समय जोड़ा नहीं जाता। 4 याद रहेगा ये महत्वपूर्ण। ठीक, 19, 20, 21, 22। ठीक, अब हमें क्या करना है भैया, शोषण के विरुद्ध, अगला अधिकार कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में तीसरा प्रकार का मौलिक अधिकार आ गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और कितने आर्टिकल पढ़ोगे आप यहाँ, 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। ठीक, 2 आर्टिकल पढ़ोगे अब भाई, 23 और 24, 23 और 24, अनुच्छेद 24। 23 में क्या है भैया, मानव दुर्व्यापार। 23 क्या है, याद रहना चाहिए, आपको पहले याद करवा चुका हूं। मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध, बलात् श्रम पर निषेध, ये आपका मौलिक अधिकार है। मतलब मानव दुर्व्यापार, किसी मानव का खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता, और बलात् श्रम मतलब किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता, ये आपका मौलिक अधिकार ना। आप मस्त खा पी के, हमारा समारू रिक्शा चालक है, मस्त मार के आया राउंड, सीधा जहाँ 150-200 रुपया हुआ पहुँचता है कहाँ, ठेका मार के वहाँ बजट बढ़िया, फिर और जाके खा पी के मस्त से लेटा है। कोई आया, चलबे का नहीं जाओ, काबर नहीं जाओ, तो रिक्शा काबर चला था, मन नहीं है ना। तो वो भनभनाने लगा, ये वो काम करना है तो काम नहीं करते, ये है वो है, दारू पी। अबे साले, अनुच्छेद 23 नहीं जाना इसका, बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम ने, मेरा मन नहीं है, मेरा मौलिक अधिकार है, मुझसे जबरदस्ती श्रम काहे करवाना चाहता है ना, बोल सकता है वो, तुम्हारा मुंह बन जाएगा, उसका मौलिक अधिकार है, वो नहीं करना चाहता काम, उससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 ये है आपका। इधर आ जाओ, ये बालकों से संबंधित है। क्या है ये, बालकों
बालकों के खतरनाक कारखानों या नियोजन पर प्रतिषेध है। नियोजन मतलब काम होता है ना, नियोजन पर निषेध है। ये बालकों का मौलिक अधिकार है। अच्छा, वो भी कितने वर्ष के बालक? 14 वर्ष से कम। कभी याद है, 14 वर्ष से कम। इन बालकों को खतरनाक कारखाने, जैसे रसायन कारखाना है, फटाका कारखाना है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, वहाँ नियोजन पे नहीं लगा सकते। अब उनका मौलिक अधिकार है। और अगर रेड में पकड़े गए, तगड़ा जुर्माना है और नॉन बेलेबल वारंट, बेल नहीं मिलेगी, अंदर हो जाओ। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब जानते हो? कम से कम कुछ केस ऐसे कि 3 महीने बाद ही बेल मिलेगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे नारकोटिक्स होता है, जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो ना। तुमको बता दूं, अपराध आपने किया, जैसे मान लो कोई नशीली गोलियां बेच रहा है, आप नहीं बेच सकते। यहाँ तक कि जिनके पास लाइसेंस है मेडिकल स्टोर, उनको भी हर एक पत्ते का, हर एक टैबलेट का हिसाब देना होता है। अगर आपके उससे ज़्यादा अगर पकड़ा गया रेड में, आप भी अंदर, है ना। और बता दूं आपको, अगर इसमें क्वांटिटी कुछ एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा पाई गई तो 6 महीने से पहले बेल मिलेगा नहीं ना। 6 महीने से पहले बेल नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे अपराध ना। तो आप जान जाइए, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक ना। देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम में नहीं लगा सकते। वो बच्चे की मजबूरी है, कोई है नहीं, लेकिन वो हल्का फुल्का काम करे, जैसे कब बस्सी या ये पहुंचाने का काम होटल में, ये वो चल जाएगा। लेकिन लोग डरते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती कि वो नहीं भैया बच्चे को रखेंगे तो ऐसा हो जाए। नहीं, खतरनाक काम, ऐसा कोई भी खतरनाक काम नहीं। अब आपने क्या लल्ला का काम दिया हुआ उसको, तो भैया बेटा ये बर्तन धुल के आता है, तेरे को कपड़ा से पोंछना है। ये खतरनाक काम नहीं, उस नियोजन में लगाया जा सकता है, खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक, ये याद रखना। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है, कुछ अधिनियम और कुछ चीज़ें हैं जो आपके पीएससी जैसे एग्जामों में पूछेगी। जैसे इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर, संसद ने कोई अधिनियम बनाया है? कौन सा अधिनियम है? हाँ, अब यहाँ पर कभी लटके झटके कुछ एक्ट और ईयर पूछ सकता है। संसद ने कुछ कानून बनाए, वो पूछ सकता है। एक है आपका बंधुआ मजदूर अधिनियम, संसद ने कानून बनाया है, बंधुआ मजदूर अधिनियम। कौन सा है? 1900, हाँ, बंधुआ मजदूर अधिनियम कानून 1976। और होगा, ये भी 1976 है। न्यूनतम, बट उल्टा है रे, सुधारो उसको। ये 1948 है और ये है न्यूनतम की, ये 76 हो। ठीक। आप लोग ये कानून, ये कभी लटके झटके आप कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, वर्ष क्या है? 1948। उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक 1948 याद रखना। न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम है ना 1948। फिर एक है आपका बंधुआ मजदूर अधिनियम, है ना 1976। एक है समान पारिश्रमिक अधिनियम, मतलब पुरुष और स्त्री को एक ही काम के लिए समान वेतन देना, 1976। और एक और कौन सा है? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, ये कब है? 56। इसमें से ये 4 है। देखो कभी भी पटक सकता है ना, लेकिन मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ, ये बड़े एग्जाम में, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में ही पटकेगा। लेकिन इस मेरे भरोसे मत रहना, सेटर मैं नहीं हूँ ना, कोई और भी हो सकता है जिसका मन किया ना। तो ये 4 अधिनियम पूछ सकते हैं कौन से वर्ष बना था। तो बंधुआ न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट, एक मजदूर को न्यूनतम इतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने बंधुआ मजदूर अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बनाया संसद ने।
और एक बना है आपका 1956 अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम। ठीक है, अब दुर्व्यापार का मतलब समझ जाओ आप, किसी भी तरह से हाँ दुर्व्यवहार, किसी भी तरीके से। आज मैं ये यहाँ आ रहा हूँ रे व्यापार समझाने कि किसी भी तरह से मानवों का व्यापार खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, चाहे वो किसी औरत का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे मनुष्य का हो। अच्छा, मानव दुर्व्यापार में ये भी शामिल है ना, आपके अंग किडनी उडनी बेच देते हैं ना डॉक्टर ने निकाल के, वो भी शामिल है, वो भी शामिल है, वो भी मानव दुर्व्यापार में आता है कि हॉस्पिटल में गए है ना कुछ और के लिए, और पता चला सुबह टाका लगा यहाँ किडनी निकाल के बेच दिस ना, ये भी मानव दुर्व्यापार में आता है। ठीक, मानव तस्करी, मानव अंग तस्करी, तो मानव दुर्व्यापार में देखो मानव तस्करी भी आता है, मानव अंग तस्करी भी आता है, वैश्यावृत्ति के लिए लोग लड़कियों को किडनैप करके बेच देते हैं, वो सब आता है, मानव दुर्व्यापार है। फिर बालकों के खतरनाक कारखाने या नियोजन पर प्रतिनिषेध, यहाँ भी एक कानून लिखा होगा और ये संशोधन हुआ है 2006 में, संशोधन कर इसका कानून का नाम क्या बन गया? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 एक कानून संसद ने बनाया है इसके रोकथाम के लिए। कभी लटके झटके पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मर के, लेकिन वो बड़े बड़े एग्जामों में पूछ सकता है ये अधिनियम कब आया। लेकिन अधिनियम का नाम आज भी 1986 होगा, ध्यान रहे, आप उसको 2006 मत कर देना। अधिनियम वास्तव में 2006 में संशोधित हुआ है, लेकिन अधिनियम का नाम आज भी क्या है? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986। बात क्लियर? टेक अ ब्रेक। अरे यार तुम आ गए थे 5:30 और तुम लोग हाँ आओ, धीरे धीरे समय बिताना है, धीरे धीरे शाम की बहर बनेगी भी, लेकिन आओ समय पे। अभी एक काम करो 5:30 बजे आओ। अभी तो मेरा तबीयत खराब है, गड़बड़ है, वो तो जोश में क्या है अभी देखो, मैं बोल गया, लेकिन नॉन स्टॉप प्रोडक्शन जाना है, प्रोडक्शन जाओगे ना डालना। और ऐसी अवस्था में आदमी कुछ करने लायक नहीं रह जाता।